नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए और शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला को शेयर और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। आज आपके 63वीं श्रृंखला है टेट सुपर टेट से संबंधित। हम लोग एक एक करके श्रृंखला को आगे बढ़ते चल रहे हैं। एग्जाम से संबंधित ढेर सारे प्रश्न आप सबसे पूछे गए हैं। यदि आप इन्हीं प्रश्नों को भी दोहरा कर जाएंगे ना, तो मेरा यही उम्मीद है कि आपको जो है कि 70 प्लस तो हो जाना ही चाहिए, ठीक। तो चलिए, ये हमारे आपका प्रयास है और एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला को शुरू करते हैं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा आप लोग। तो चलिए स्टार्ट, ठीक ना। तो आइए, गौरवपूर्ण क्रांति कहां हुई थी, ये बातें आप सबसे पूछे गए कि गौरवपूर्ण क्रांति कहां हुई थी। ये अमेरिका में, ब्रिटेन में, या आपको जो है फ्रांस में या इटली में गौरवपूर्ण क्रांति कहां हुई थी। गौरवपूर्ण क्रांति के इतिहास ये जो है ये 1688 ईस्वी में आपको गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, ठीक ना। 1688 में इंग्लैंड में आपको जो है गौरवपूर्ण क्रांति कहां हुई थी, तो इंग्लैंड में हुई थी। चलिए, पहले सवाल का जवाब आप सबने शानदार तरीके से दिया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मई 2022 में फ्रांस की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। जीन कॉक्टेक्स को, या एडवर्ड फिलिप को, एलिजाबेथ बोर्न को, या मैनुअल वाल्स को। किसे आपको जो है कि मई 2022 में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए, शानदार तरीके से हम सब महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला को देखेंगे और देख भी रहे होंगे, ठीक। तो चलिए एकदम शानदार तरीके से देखिए, ये कौन है, तो एलिजाबेथ बोर्न। ये आपको एलिजाबेथ बोर्न है और एलिजाबेथ बोर्न साहिबा जो है ये फ्रांस की दूसरी महिला, आपको फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री है, दूसरी महिला प्रधानमंत्री है, ठीक ना, प्रधानमंत्री हैं। ये बातें हुई। इसके पहले ये जो थे ये पर्यटन मंत्री के रूप में भी आपको काम किया था। ये पर्यटन मंत्री के रूप में, पर्यटन मंत्री के रूप में थी, ठीक। ये जो थे पर्यटन मंत्री थी और वर्तमान में प्रधानमंत्री फ्रांस के बने हुई है। अब फ्रांस से बहुत कुछ आप जान सकते हैं। फ्रांस की राजधानी कहां है, तो फ्रांस की राजधानी जो है ये राजधानी इसकी कहां है, तो बताइएगा कि इसकी राजधानी पेरिस है, ठीक ना। और फ्रांस को जो है किस नदी पर राजधानी पेरिस किस नदी पर है, तब बताइएगा पेरिस सीन नदी पर स्थित है, सीन नदी पर स्थित है, नदी पर स्थित। और फ्रांस को यूरोप का कृषकों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरोप का कृषकों का देश, यूरोप का कृषकों का देश कहा जाता है, कृषकों का देश, ठीक ना। साथ ही साथ आप कह सकते हैं पेरिस को सुरा और सुंदरियों का देश कहते हैं। पेरिस को सुरा और सुंदरियों का, सुरा और सुंदरियों की नगरी, और सुंदरियों की नगरी के नाम से जाना जाता है। सुंदरियों की नगरी भी पेरिस को कहा जाता है। पेरिस किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एफिल टावर नाम सुने होंगे, एफिल टावर, एफिल टावर जो है ये पेरिस में ही है, ठीक। पेरिस में है एफिल टावर, आपको कहां है, पेरिस। और आपको पेरिस को सौंदर्य नगरी भी कहते हैं। सौंदर्य नगरी आपको कौन है, तो पेरिस है, ठीक। ये ढेर सारी बातें आप सबके लिए, ये चीजें आप सब शानदार तरीके से पढ़ते चलिए, देखते चलिए, सारी बातें आपके लिए है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में ए+ कॉल्ड होम नामक उपन्यास किसने लिखा है। चेतन भगत ने, झुंपा लहरी ने, अमित स्वामी ने, या प्रीति सनाय ने। ए प्लेस कॉल्ड होम,
नामक आपको उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? जल्दी से सभी लोग फटाफट लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। शानदार तरीके से प्रश्नों को हल करते चलिए और देखिए किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो प्रीति सिन्हा ये जो है इनके द्वारा है हाल ही में ए प्लस कॉल्ड होम नामक आपको उपन्यास लिखा गया है। इसके पहले भी इनके द्वारा द मैजिक माइंडसेट, ये और भी कई उपन्यास लिखी हैं। द मैजिक माइंडसेट, ठीक ना, माइंड सेट इनके द्वारा लिखा गया है। और भी इनके द्वारा एक और महत्वपूर्ण इनके द्वारा ग्रंथ है जिसे हम क्या कहते हैं, तो आप कह सकते हैं व्हेन लव कम कॉलिंग, when love come calling, ये इनके द्वारा आपको किताब लिखी गई है। तो ये सब उपन्यास में रोमांटिक टाइप के उपन्यास जो है ये लिखा करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव के उपयोग की पेशकश की, यानी आपको बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा किस देश के प्रधानमंत्री को या किस देश को चटगांव बंदरगाह के यूज के लिए आपको जो है के पेशकश किया गया कि आप इसका उपयोग करिए, तो वह है भारत। ठीक ना, भारत जो है, भारत के लिए प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा कहा गया कि चटगांव बंदरगाह का उपयोग किया जाए आपके द्वारा, कोई आपत्ति नहीं है। और इसके उपयोग करने से हमारा पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों में आपको जो है सामान के आवागमन में काफी सुविधाएं प्रदान होंगी या सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही साथ आपको जो है चटगांव बंदरगाह ये आपको किस नदी पर स्थित है, तो मैंने शायद कल बताया था कि चटगांव बंदरगाह जो है कर्णफुली नदी पर, किस पर? कर्णफुली नदी, ठीक ना, कर्णफुली नदी पर आपको स्थित है, नदी पर स्थित है। ये बातें भी आप सब याद किए रहिए, जानते रहिए, समझते रहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। किस देश के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए जिसे पृथ्वी पर लाया गया था? ठीक ना, पृथ्वी पर लाए गए आपको मिट्टी, चंद्रमा के मिट्टी पर पौधे उगाया गया है, ये किस देश में? तब आप बताइएगा ये काम कौन किया है? जापान ने, चीन ने, अमेरिका ने या पाकिस्तान ने? किस देश के द्वारा आपको जो है ऐसा काम किया गया? तो आपको अमेरिका, यूएसए के द्वारा चंद्रमा पर से लाए गए मिट्टी पर आपको जो है उगाया गया है। यह मिट्टी कब लाया गया था? तो अपोलो मिशन के दौरान आपको यह मिट्टी लाया गया था। अपोलो मिशन के दौरान यह मिट्टी लाया गया था। ठीक ना, मिट्टी लाया गया था। और कहां के वैज्ञानिकों को? तो फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के आपको शोधकर्ताओं के द्वारा यह काम किया गया, द्वारा आपको पौधा उगाया गया। ठीक, पौधा उगाया गया। और ये पौधा जो है आपको धरती के पौधों की अपेक्षा काफी नाजुक और कमजोर रहा। ठीक, ये बातें भी पता होना चाहिए। आपको वीडियो शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है। ये किताब जबरदस्त तरीके से मैंने लिखने का प्रयास किया है। आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए ये काफी फायदेमंद भी होगा। ठीक, चलिए, हाल ही में कौन सा देश जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन देश बना है? तब आप बता सकते हैं ये अमेरिका है, चीन है, रूस है या आपको जो है भारत है। कौन सा देश जर्मनी को पछाड़कर नंबर 1 बना है? तो नंबर 1 के मामले में विश्व में सबसे अधिक गाड़ी मोटर यदि कहीं है तो वह आपको जो है किस देश में है? तो चीन में सबसे
अधिक है। पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे आपको जो है अमेरिका है, ठीक ना। और जापान जो है, ये जापान कर लीजिए, जापान भैया ये आपको जो है थर्ड नंबर पे है, और चौथे नंबर पे, फोर्थ नंबर पे आपको भारत है, ठीक ना। फोर्थ नंबर पे भारत है, और फिफ्थ नंबर पे जो है वो जर्मनी किस कैवे नंबर पे चला गया, तो जर्मनी आपको फिफ्थ नंबर पर जर्मनी हो गया, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए ये इस तरह से याद कर लीजिए, कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं होगा। किस राज्य की रामगढ़ विषधारी को 52वां बाघ अभयारण्य के रूप में, ये दूसरी या तीसरी बार मैं बार बार आपको रिवीजन करा रहा हूं कि कम से कम गलतियां करंट की ना हो, क्योंकि एक बार पढ़ने पर करंट याद नहीं होता, ठीक ना। सुबह शाम दोनों मीटिंग आप सबको करंट की क्लासेस 10-10 क्वेश्चन मैं पर डे दे रहा हूं, ठीक। तो ये आपको राजस्थान राज्य के आपको 20 गढ़ जो है, 20 गढ़ रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, ये आपको 52वां अभयारण्य बना है, और राजस्थान का ये राजस्थान का चौथा अभयारण्य है, ठीक ना। चौथा बाघ अभयारण्य है, बाघ अभयारण्य है, अभयारण्य है। यदि पूछा जाए कि राजस्थान का 3 और कौन सा है, तो 3 और में आप जवाब दे दीजिएगा कि आपको पहले नंबर पे रणथंभौर आपको जो है अभयारण्य, बाघ अभयारण्य, ठीक ना, बाघ अभयारण्य। दूसरे नंबर पे सरिस्का, ठीक ना, ये आपको सरिस्का बाघ अभयारण्य जो है, ये बाघ अभयारण्य ये आपको राजस्थान का दूसरा बाघ अभयारण्य था। और तीसरे नंबर पे यदि बात की जाए तो राजस्थान का तीसरा बाघ अभयारण्य आपको जो है मुकुंदरा हिल्स, ठीक ना, मुकुंदरा हिल्स, ये हिल्स बाघ अभयारण्य, ये हिल्स अभयारण्य जो है ये आपको तीसरा है, और चौथा ये आपको जो है चौथा कौन सा है, तो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, ठीक। तो ये कुल 4 राजस्थान के आपको बाघ अभयारण्य हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, रूस में प्रयुक्त, अच्छा रूस के प्रमुख ये बेटा प्रमुख शून्यवादी चिंतक कौन था। ये शून्यवादी चिंतक का मतलब है कि आपको सांख्य दर्शन की तरह शून्य के विषय में कि यह संसार जगत जो है ये बेकार है, ये इस तरह की बातें। पहला शून्यवादी चिंतक कौन हुआ, तुर्गेनेव हुए, लेनिन हुए, टॉलस्टॉय हुए, या आपको प्रिंस कॉर्टिकिन हुए। तब बताएगा तुर्गेनेव जो थे ये रूस के प्रमुख शून्यवादी चिंतक थे। ये आपको सुपर टेट में चिंतक से संबंधित बातें पूछा है, ठीक ना। चलिए आगे के प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में, 1975 में, 1976 में, या आपको 77 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत बच्चा ये आपको 1973 ईस्वी में आपको इसकी शुरुआत की गई। 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं, और इसी 29 जुलाई ये आपको क्या है, तो बाघ दिवस, ठीक ना, बाघ दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो कैलाश सांखला, नाम सुने होंगे, कैलाश सांखला जो है ये आपको टाइगर मैन ऑफ इंडिया को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहीं पे प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित आपको प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है, प्रथम टाइगर रिजर्व, तब आप बताइएगा कि प्रथम टाइगर रिजर्व आपको जो है ये जिम कॉर्बेट, ठीक ना, जिम कॉर्बेट,
जिम कॉर्बेट जो है ये प्रथम टाइगर रिजर्व है, जो उत्तराखंड से, यहीं से आपको जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत यहीं से आपको की गई है। साथ ही साथ आपको जो है कि भारत में अब तक कुल कितना टाइगर रिजर्व है, तो अब तक कुल 52, ठीक ना, 52 टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है। और अभी हे पढ़े कि 52वां टाइगर रिजर्व आपको विषधारे टाइगर रिजर्व है, जो राजस्थान में आपको है। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है, ठीक ना। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ये सारे प्रश्न आप सबसे पूछे गए हैं, ठीक। तो ये आपको बातें हुए, आप इसे शानदार तरीके से पढ़ते चलिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपको भारतीय संसद में कब पारित किया गया, तो 15 दिसंबर 1985 को, 24 दिसंबर 1986 को, 15 मार्च 1985 को, या 24 दिसंबर 1987 ईस्वी को। तो विश्व उपभोक्ता दिवस की बात की जाए तो ये 15 मार्च 1962 ईस्वी को आपको स्टार्ट हुआ, ठीक ना। 15 मार्च 1962 ईस्वी को विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस जो है, उपभोक्ता दिवस आपको कब शुरू हुआ, तो ये आपको मनाया जाता है 15 मार्च को। सर्वप्रथम कहां शुरू हुआ, तो सर्वप्रथम आपको जो है, सर्वप्रथम कहां शुरू हुआ, तो भैया सर्वप्रथम इसके शुरुआत यूएसए में हुई। और यूएसए में 1962 ईस्वी में वहां के उस समय राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी हुआ करते थे। राष्ट्रपति कौन थे, तो जॉन एफ कैनेडी, ठीक ना, बड़े ही पॉपुलर जॉन एफ कैनेडी जो थे, कैनेडी वहां के आपको जो थे ये राष्ट्रपति हुआ करते थे। और उन्हीं के समय में विश्व उपभोक्ता दिवस भारत में 24 दिसंबर 1986 ईस्वी को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम पारित किया गया, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें रही। नेक्स्ट, यूपी SSC के वीडियो के शानदार बैच हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है, इसे आप परचेज कर सकते हैं और ये आपके सुनहरे भविष्य के लिए काफी लाभदायक भी सिद्ध होगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम सर्वेयर जनरल कौन थे, ये बातें हुई। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई, स्थापना, तो इसकी स्थापना जो है ये आपको 1961 ईस्वी में आपको किया गया। इसकी स्थापना यानी कहां किया गया, तो बताइएगा, कलकत्ता में किया गया, कलकत्ता में। संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक आपको अलेक्जेंडर कनिंघम, कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक ना, कनिंघम। किसके समय में हुई, यानी आपको गवर्नर जनरल कौन था, या वायसराय कर लो, वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। और आपको अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय, कनिंघम को मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक ना, कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का, पुरातत्व विभाग का पितामह या जनक कहा जाता है, ठीक ना, जनक कहा जाता है। ये पूरी बातें आप सब एकदम कायदे से पढ़ लीजिए। 1906 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय संस्था के रूप में घोषित कर दिया गया था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है ये आपको कौन है, तो सर्वेयर के प्रथम सर्वेयर आपको सर अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया था, ठीक। यहां तक उम्मीद करता हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सारी बातें आप सबको बड़े ही शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा। मानववाद का अग्रदूत कौन था, ये बैकेसियो, दांते, पेट्रोव,
या आपको बेकन, ये सब के सब जो हैं ये यूरोप के पुनर्जागरण के मसीहा हैं, पुनर्जागरण के मसीहा है सब, ठीक ना। ये लेकिन पूछ रहा है कि आपको मानववाद का जनक किसे कहा गया है, तो पेट्रो को मानववाद का जनक कहा गया है। ये इटली के निवासी थे, इटली के निवासी थे, ठीक ना। इटली के निवासी आपको पेट्रो को माना गया है। फ्रांसिस बेकन, आपको दांते, ये सब के सब महान दार्शनिक थे। फ्रांसिस बेकन, ऑफ ट्रूथ, ऑफ स्टडीज, ये इनकी बड़ी ही धुरंधर रचनाएं हैं, आप जरूर एक बार पढ़िएगा। और साथ ही साथ दांते को तो पूछिए मत, दांते जबरदस्त डिवाइन कॉमेडी दांते की रचना मानी जाती है, ठीक ना। तो ये सब के सब बड़े ही महान थे। नेक्स्ट देखिए, भारत में सिक्के की ढलाई की जाती है, आपको कहां की जाती है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, भारत सरकार द्वारा या योजना आयोग के द्वारा। आप जवाब देते रहिए। इसको जो है सिक्कों की जो ढलाई की जाती है इसे टकसाल कहते हैं, या इंग्लिश में मिंट, इसे टकसाल या मिंट के टकसाल या मिंट के नाम से जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण बातें हुई, टकसाल या मिंट कहते हैं। ये आपको इसकी ढलाई जो है कब की जाती है, तब ये बताइएगा कि भारत सरकार के द्वारा आपको इसकी ढलाई की जाती है। कुल आपको कितने मिंट हैं, तो कुल भारत में 4 मिंट हैं। और 4 मिंट कौन कौन से हैं, तो बताइएगा कि ये 4 मिंट, पहला कलकत्ता, ठीक ना, कलकत्ता, दूसरा आपको मुंबई, तीसरा आपको हैदराबाद, और चौथा आपको जो है ये कौन सा है, तो चौथा आपको नोएडा है, नोएडा। और सबसे पुराना कौन है, तो सबसे पुराना टकसाल जो है, सबसे पुराना टकसाल आपको माना जाता है। इसकी स्थापना 1757 ईस्वी में आपको जो है कि किया गया था, लॉर्ड का ये। और सबसे नया जो है ये सबसे नया, ठीक ना, सबसे नया ये आपको नोएडा है। इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में आपको इसकी स्थापना की गई थी। तो ये भारत में कुल 4 टकसाल हैं और भारत सरकार के द्वारा आपको टकसाल के द्वारा जो है सिक्कों की ढलाई की जाती है, ठीक। ये महत्वपूर्ण बातें। अच्छा, कोई बताएगा सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये कई बार परीक्षा में पूछा, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप सबके लिए मैं छोड़ दिया कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। कुछ मेहनत करेंगे तब तो सब हम ही बताएंगे, तो आप क्या करेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशित पर्वत है। भ्रंशित पर्वत उसे बोलते हैं जो नदी घाटियों के बीच में स्थित होता है, ठीक ना, यानी जिसका निर्माण नदियों के बहाव के कारण या कटाव के कारण आपको एक भ्रंश के रूप में बच गया हो, उसे हम भ्रंशित पर्वत कहते हैं। तो वो भ्रंशित पर्वत आपको कौन सा है, नीलगिरी है, अरावली है, सतपुड़ा है या सह्याद्री है। तब आप बताइएगा सतपुड़ा पर्वत जो है इसे ही हम भ्रंशित पर्वत के नाम से जानते हैं। सतपुड़ा पर्वत का विभाजन कई आपको में हुआ है। ये आपको सतपुड़ा पर्वत भ्रंशित पर्वत क्यों है, तो ये नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के भ्रंश में है, नदियों के बीच स्थित है। आपको सुने होंगे मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी जो है इसी पर स्थित है। पंचमढ़ी जो है पंचमढ़ी इसी पर स्थित है, जो एक पिकनिक स्पॉट के रूप में भी है। साथ ही साथ धूपगढ़ जो है, धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको जो है धूपगढ़ के चोटी
आपको सबसे ऊंची चोटी इसकी यही है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए रहा। और इसके धूपगढ़ की यदि ऊंचाई देखा जाए तो धूपगढ़ पर्वत की ऊंचाई जो है ये लगभग 1350 मीटर है। ठीक, 1350। और ये आपको जो है एक महादेव पर्वत की श्रेणी है। ठीक ना, महादेव पहाड़ी की चोटी है, ये महादेव पहाड़ी की चोटी आपको मानी जाती है। तो ये बातें धूपगढ़ ये सबसे ऊंचा है और ये सतपुड़ा के पर्वत का ही श्रेणी है। चौरी चौरा के घटना का संबंध किससे है? चौरी चौरा का संबंध, तो चौरी चौरा घटना जो है ये आपको तिथि इसकी क्या है? तो तिथि इसके 5 फरवरी 1922। ठीक ना, 1922 ईस्वी को यह घटना घटित हुई। ये स्थान कौन सा है? तो स्थान आपको गोरखपुर है। ठीक ना, गोरखपुर ये स्थान है। और आपको जो है ये क्यों घटा था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान आपको ये घटना घटित हुई थी। और इसी घटना के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। ठीक ना, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। आंदोलन वापस गांधी जी के द्वारा 12 फरवरी 1922 ईस्वी को ले लिया गया था। ठीक, इसमें आपको इस घटना में कुल 22 जवान जो थे, 22 जवान आपको शहीद हुए थे। ठीक ना, शहीद हुए थे। और 22 में आपको एक दरोगा साहब थे और 21 ठो पुलिस थी। ठीक, 21 पुलिस थी। और जिंदा लोगों को भीड़ ने जला दिया था, जिंदा लोगों को दफन कर दिया गया था। ये बातें आप सबके लिए है। ठीक ना, तो ये आपको जो है कि देखिए, एक मिनट सुन लीजिए सर। नेक्स्ट देखिए, अगले क्लास के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए अगले प्रश्न में देखिए, ये आपको रहा राजस्व लेखपाल। शानदार तरीके से संस्था की ओर से आप सबको पढ़ाया गया है और आप जो है इसे जबरदस्त तरीके से पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। और ये चीजें आपके सुनहरे भविष्य में काफी लाभदायक भी होगा। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तब जब गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है तो कांग्रेस के कई नेता जो थे ये गांधी जी के द्वारा लिए हुए वापस लेने से क्षुब्ध हो गए, जिसमें CR दास, मोतीलाल नेहरू जैसे दिग्गज काफी नाराज हुए। तो स्वराज पार्टी के स्थापना जो है ये 1923 ईस्वी में आपको हुआ। ठीक ना, स्थापना कहां हुआ? तो 1923 ईस्वी में। इसके स्थान किस स्थान पर हुआ? तो ये आपको इलाहाबाद में, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जानते हैं। ठीक ना, प्रयागराज में। ठीक, प्रयागराज में आपको जो है इसके स्थापना हुई। इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तब बताएगा अध्यक्ष CR दास। ठीक ना, CR दास। इन्हें देश बंधु के नाम से भी जानते हैं, देश बंधु चित्तरंजन दास के नाम से भी जानते हैं। और ये सुभाष जी के राजनीतिक गुरु भी हैं। ठीक ना, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु। ठीक, ये बातें भी आप सबको पता होना चाहिए, गुरु हैं। और आपको इसके महासचिव कौन होते हैं? तो मोतीलाल नेहरू। ठीक, मोतीलाल नेहरू जो थे ये महासचिव के रूप में होते हैं। ये बातें महत्वपूर्ण चीजें। तो यहाँ पे आपको मोतीलाल नेहरू का नाम है और मोतीलाल नेहरू जो थे संस्थापकों में से एक थे। चीजें समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं कि किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सारी बातें आप सबके सामने है। इसे आपको कांग्रेस का बच्चा कहा जाता था। स्वराज पार्टी को क्या कहते थे? तो इसे कांग्रेस का
बच्चा कहा जाता था, कहा जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य प्रशासन में शामिल होना और सरकार का पोल खोलना। ठीक, मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रशासन में शामिल होना, ब्रिटिश प्रशासन में शामिल होना, प्रशासन में शामिल होना और सरकार की पोल खोलना, सरकार की पोल खोलना, इसका मुख्य उद्देश्य था। यहां तक आप सबको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। किन जनगणना दशक में भारतीय दशकीय जनगणना आपको जो है जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम रहे? तो यह दौर आपको जो था 71 से 81 के बीच भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत अधिक थी और लगभग आपको भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 19 दशमलव कुछ आपको जो है रहती है। 19.8 के आसपास भारत की जनसंख्या दर आपको रहती है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर कब होता है? तो 1971 से 81। जनसंख्या के आपको विस्फोट जनसंख्या महाविस्फोट के रूप में जानते हैं। ठीक ना, जनसंख्या का विस्फोटक वर्ष, जनसंख्या का विस्फोटक वर्ष, ठीक ना, विस्फोटक वर्ष ये आपको रहता है। जबकि आपको कह सकते हैं कि 1921 जो है ये जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष है, जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष, विभाजक वर्ष के रूप में आपको हम सब जानते हैं। पहली बार आपको जनगणना यहीं पे प्रथम जनगणना कब हुई? प्रथम जनगणना, ठीक। तो प्रथम जनगणना आपको जो है स्वतंत्र भारत में नहीं, ब्रिटिश काल में 1772 ईस्वी में आपको जो है लॉर्ड किसके समय में 1772 में आपको हुई और आपको प्रथम दशकीय जनगणना, ठीक ना, प्रथम दशकीय, जल्दी से बताइए, प्रथम दशकीय जनगणना आपको किसके समय में? तब बताइएगा 1882 आपको लॉर्ड रिपन के समय में। ये आपको जो है लॉर्ड मेयो, यार बोलो ना, बोल है ये नहीं रहे हो कोई लोग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन के समय में आपको पहले दशकीय जनगणना आपको शुरू हुई। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है। वर्ष 1789 में से पूर्व फ्रेंच चर्च आपको द्वारा वसूल किया जाने वाला धार्मिक कर कौन सा था? यानी 1789 ये आपको दुनिया में दो घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है, दो घटनाएं, ठीक ना। ये दो घटनाएं 1789 ईस्वी में हुई। एक हुई आपको फ्रांसीसी क्रांति, क्या हुई? फ्रांसीसी क्रांति हुई, ठीक ना, फ्रांसीसी क्रांति। और दूसरा हमें यूएसए द्वारा प्रथम लिखित संविधान से का प्रथम लिखित संविधान, ठीक ना, लिखित संविधान मिला। यानी दुनिया का पहला आपको आधुनिक दुनिया का प्रथम आपको गणतंत्रात्मक शासन, ये क्या था? प्रथम गणतंत्रात्मक शासन जो है ये कहां मिले? तो 1789 के फ्रांसीसी क्रांति में। इसके पहले आपको जो था ये टाइथ के नाम से, टाइथ, इसे क्या कहते थे? टाइथ के नाम से जाना जाता था। जो वसूल कर किया जाता था चर्च के द्वारा उसे टाइथ के नाम से जानते थे। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बातें हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपको चर्च जो था ये शासन पर बहुत हावी था, ठीक ना। और ये 1789 की क्रांति में ही आपको जो है कि 16वां शासक जो था इसके मृत्यु हो जाते हैं, यानी फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। ये यहाँ के महत्वपूर्ण घटनाएं थे। और नेपोलियन तो कहता है कि यदि रूसो नहीं होता तो फ्रांसीसी क्रांति नहीं हुई होती। ऐसी बातें भी
कहे जाते हैं। ठीक ना, तो ये महत्वपूर्ण आपको बातें हैं यहां से संबंधित। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत में कृषि क्षेत्र में पाए जाने वाले बेरोजगारी किस प्रकार के बेरोजगारी है? ये संरचनात्मक है, संघर्षात्मक है, खुली है या मौसमी है? तो कृषि क्षेत्र में जो बेरोजगारी पाई जाती है वो मौसमी प्रकार की बेरोजगारी है, या यहीं पे एक और पाई जाती है जिसे छिपी बेरोजगारी बोलते हैं। छिपी बेरोजगारी, बेरोजगारी भी खेती बाड़ी से ही मिलती है, या इसे ही आपको जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी, क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी, बेरोजगारी के नाम से भी हम सब इसे जानते हैं। ठीक ना, तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए रहा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं आपको वर्तमान में कौन है? तो रिजर्व बैंक की स्थापना पहले देखते चलिए। स्थापना इसकी कब हुई? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। कहां हुआ? तो कलकत्ता में। इसका प्रारंभिक मुख्यालय कलकत्ता था। ठीक, ये आपको बातें हुई। इसके आपको आरबीआई के प्रथम गवर्नर, ठीक ना, ये कौन बने? तो ओसबर्न स्मिथ। कौन बना? ओसबर्न स्मिथ जो थे आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। जब पूछे कि प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बना, तब बताएगा सर आपको सीडी देशमुख साहब जो थे ये आपको प्रथम गवर्नर बने। आरबीआई का एकीकरण कब किया गया? आरबीआई का एकीकरण तब बताएगा कि आरबीआई का एकीकरण आपको 1 जनवरी 1949 ईस्वी को ये आपको सीडी देशमुख है उस समय आरबीआई के गवर्नर थे। इन्हीं के समय आपको जो है कि इसका जो है कि किया गया, एकीकरण किया गया। ठीक ना, अब देखो आरबीआई क्या है? तो यह आपको इसका 4 क्षेत्रीय मुख्यालय है। 4 क्षेत्रीय आपको मुख्यालय है, और साथ ही साथ हेडक्वार्टर कहां है? तो हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर इसका कहां है? तो बताइएगा मुंबई में है। बंबई में या मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसे बैंकों का बैंक कहते हैं, इसे बैंकर्स ऑफ द बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको महत्वपूर्ण बातें आरबीआई के द्वारा, ये आरबीआई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें रही। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। अच्छा, अभी तो वर्तमान में बताए ही नहीं, शशिकांत दास साहब जो है ये 2018 से आरबीआई के गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक, इनके पहले उर्जित पटेल जी थे, इनके पहले रघुराम राजन जी थे, इसके पहले D.R. सुब्बा राव जी थे। आपको इंडिविजुअल हिंदी नितिन सर के द्वारा शानदार तरीके से पढ़ाया गया है, इसे आप परचेज कर सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये आपको पावर्टी एंड ब्रिटिश ऑफ इंडिया के लेखक ये हैं। आपको सिंध स्वराज के गांधी जी हैं। सुभाष चंद्र इंडियन स्ट्रगल के हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी नेशन इन मेकिंग के लेखक हैं। तो पहले का चौथा यहीं पे मिल गया। ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत में कृषि ऋणों के शीर्ष निकाय कौन सी है? तो कृषि ऋण देने का राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास है, जिसे नाबार्ड कहते हैं। ये नाबार्ड जो है इसकी स्थापना भी मैंने कई बार बताया। 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड की स्थापना हुई, और इसका मुख्यालय भी मैंने कई बार आप सबको रोज रोज बता रहा हूं, क्योंकि प्रश्न इससे बहुत बार बने हैं। मुंबई में आपको जो है इसका मुख्यालय है। ये आपको सबसे अधिक ऋण देने के कृषि क्षेत्र के सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है। ब्रेडेन वुड्स ट्विन के रूप में किसे जाना जाता है? ब्रेडेन
आपको वुड के रूप में IMF और आपको WTO को जाना जाता है, वर्ल्ड बैंक और IMF को जाना जाता है। तो वर्ल्ड बैंक और IMF को जाना जाता है। इसकी दोनों की स्थापना जो है, स्थापना दोनों की आपको कब हुई? तो जुलाई 1944 ईस्वी में। और दोनों का मुख्यालय आपको कहां है? तो दोनों का मुख्यालय जो है, ये आपको मुख्यालय दोनों का जो है DC वाशिंगटन DC में ही आपको दोनों का मुख्यालय भी है। लेकिन ये आपको जो है इसके अध्यक्ष यानी वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? तब बताएगा अध्यक्ष डेविड मालपास है। डेविड मालपास जो है इसके अध्यक्ष हैं। जबकि आपको IMF के निदेशक कौन है? तो क्रिस्टीना जॉर्जीवा। ये आपको जो है क्रिस्टीना जॉर्जीवा जो है, ये जॉर्जीवा। इसके पहले आपको जो है, इसके पहले ये क्या थे? तो आपको विश्व बैंक के अध्यक्ष थी। पहले विश्व बैंक के आपको CEO थी, ठीक ना। ये विश्व बैंक के प्रथम महिला CEO भी क्रिस्टीना जॉर्जीवा है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो कुल 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। और ये अनुच्छेद 80 क के तहत आपको जो है इसका मनोनयन करते हैं। ये आपको साहित्य, कला, आपको जो है विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित होते हैं। किससे? साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, ठीक ना, एवं लोक सेवा या समाज सेवा के क्षेत्र से, आपको लोक सेवा के क्षेत्र से ये आपको जुड़े होते हैं। यही व्यक्ति को चयन किया जाता है। चुनाव में आदर्श आचार संहिता की तिथि कब प्रभावी होती है? तो आपको अधिसूचना की तिथि से या नामांकन भरने की तिथि से, उम्मीदवारी की वापसी या चुनाव आयोग द्वारा? तो चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने की तिथि के साथ ही आदर्श आचार संहिता यानी धारा 144, धारा 144 आपको लागू हो जाती है। धारा 144 ये कहता है कि यहां आपको 2 से अधिक लोग जो है एक जगह एकत्रित नहीं होंगे। नेक्स्ट आपको NTA नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। भारत में 1960 के दशक में आई हरित क्रांति का सर्वाधिक उत्पाद कौन था? तो हरित क्रांति का सर्वाधिक उत्पाद जो था गेहूं और चावल था। हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं भारत में? तो MS स्वामीनाथन को। MS स्वामीनाथन जो है ये हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन को कहा जाता है। साथ ही साथ आप सबको बता दें, इससे सर्वाधिक किस क्षेत्र को प्रभावित किया था? तो क्षेत्र जो प्रभावित था वह आपको पंजाब था, हरियाणा था, ठीक ना, हरियाणा था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आज भारत गेहूं के लिए दुनिया को तरसा रहा है, उस समय भारत तरस रहा था, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त बिल्कुल सही है। विलियम बेंटिक सती प्रथा का उन्मूलन बिल्कुल सही है। लॉर्ड लिटन वर्नाक्यूलर प्रेस बिल्कुल सही है। लॉर्ड रिपन ने भैया ये आपको लॉर्ड रिपन के समय में आपको जो है कि ये घटनाएं नहीं थी। रॉलेट एक्ट आपको जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में आई थी। चेम्सफोर्ड, ठीक ना। रॉलेट एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में 1919 ईस्वी में ये आई थी। इनके समय में इल्बर्ट बिल विवाद आया था। इल्बर्ट बिल विवाद, ठीक ना। बिल विवाद जो था, विवाद ये 1883 ईस्वी में आया था और ये 1919 वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, 1800 आपको जो है 78 में सती प्रथा, 1829 में स्थायी बंदोबस्त, 1793 में। तो ये सारी बातें आप सब याद करते चलिए, देखते चलिए। औरंगजेब लगभग 25 वर्षों तक दक्कन में बिताया। क्यों बिताया? तो आपको जो है पेशवाओं पर जो है कि दक्षिण भारत में मराठा विस्तार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से आपको जो है इसने दक्कन में अपने साम्राज्य को बिछाया, ठीक ना। वहां 25 वर्ष समय दिया सिर्फ मराठों को रोकने के उद्देश्य से।
बिजली चमक एवं मेघ गर्जन की घटनाएं किसमें घटित होती हैं? तो ये सारी घटनाएं आपको क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। इसमें बिजली का चमकना, बारिश का होना, बादल का बनना, कुहासों का पड़ना, इसी कारण इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, ठीक ना। परिवर्तन मंडल के नाम से जानते हैं। इसकी कुल ऊंचाई जो है, कुल ऊंचाई की बात की जाए तो आप बताइएगा कि 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें रही। नेक्स्ट देखिए, किन प्लेट किनारों के सहारे सर्वाधिक भूकंप या ज्वालामुखी आते हैं? तो ये आपको विनाशकारी प्लेटों के सहारे आपको सबसे अधिक जो है कि विनाशकारी प्लेटें कहां हैं? तो प्रशांत महासागर में हिमालय का जो तराई क्षेत्र है, हिमालय पूरे विनाशकारी प्लेटों पर ही आपको टिका हुआ है, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें रही। यूपी पुलिस शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है। इसे आप परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, बड़े ही शानदार तरीके से आप सबके लिए है। निम्न वनों में से भारतीय भूमि पर सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका पाया जाता है? तो भारतीय भूमि पर जो है ये सबसे अधिक आपको उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या पर्वतीय वन या मैंग्रोव वन, तो सबसे अधिक भारतीय भूमि पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं। साथ ही साथ आपको ये वन में आपको कौन सी लकड़ियां आती हैं? तो इसमें जो है सखुआ नाम सुने होंगे, इसी में महोगनी, इसी में आपको जो है शीशम, इसी में पीपल, आम, ये सब के सब आपको जो खैर, ये सब के सब वृक्ष जो है ये आपको जो है इसी में पाए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसका अर्थ है विधि के किस प्राधिकार से? तो विधि के किस प्राधिकार से ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है? ये आपको जो है कि इसे रिट बोलते हैं, ठीक ना। रिट, ये रिट आपको जारी करने का अधिकार जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है। सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल अनुच्छेद 32 के तहत रिटें जारी करता है और हाई कोर्ट 226 के तहत आपको जो है हाई कोर्ट के द्वारा रिटें जारी की जाती है। अब इसमें विधि के किस प्राधिकार से? तो इसे बोलते अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में विधि के किस प्राधिकार से बातें की जाती हैं? जबकि बंदी प्रत्यक्षीकरण में सहशरीर उपस्थित कराना किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने एक दिन में 24, यदि पास के क्षेत्र में है तो 24 घंटे के भीतर, तो ये सभी रिटें उत्प्रेषण ये हाई कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को दिया जाता है। परमादेश भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध दिया जाता है, ठीक ना। तो ये 5 रिटें आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, परमादेश और इसके साथ साथ आपको जो है प्रतिषेध, ठीक ना, प्रतिषेध, ये जो है ये बातें हैं, ठीक। तो ये 5 रिटें जो है जारी की जाती हैं किसके द्वारा? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। 180 डिग्री देशांतर क्या कहलाता है? तो इसे आपको प्रधान देशांतर के नाम से हम सब जानते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान देशांतर। इस 180 डिग्री को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, प्रधान देशांतर करें, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए एकदम शानदार तरीके से आप सब, कर्णप्रयाग संगम है, भागीरथी, अलकनंदा, बड़े तरीके से भीम सर ने आपको डायग्राम दिखा के बनाए थे। तो कर्णप्रयाग जो है यहाँ पे कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं? तो अलकनंदा और पिंडार नदी जो है ये कर्णप्रयाग में आकर मिलती है। समय नहीं है इसलिए आप सबको जो है डायग्राम नहीं बता रहे हैं। भारी वर्षा से अत्यधिक निस्छालन वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये आपको लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी भारत में सबसे अधिक आपको केरल राज्य में पाई जाती है, ठीक ना। लेटेराइट मिट्टी की प्रमुख फसलों की बात की जाए तो इसमें आपको जो है चाय, कहवा, ये सब लेटेराइट मिट्टी के बहुत अच्छी फसल मानी जाती है, ठीक ना।
चाय, कहवा, तंबाकू, ये सभी मिट्टियों में आपको जो है लेटेराइट मिट्टी में पाई जाती है। और लेटेराइट मिट्टी जो है आपको पश्चिमी घाट के पर्वतों के ढलानों पर पाई जाती है। नेक्स्ट, नितिन सर के द्वारा शानदार तरीके से आपको हैंड रिटेन नोट्स है, लिखा गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य में यह काफी सहायक भी होगा। बेम्बनाद झील जो है ये क्या है, तो बेम्बनाद झील आपको एक बंदरगाह है, लैगून है, पर्वत है या बहुउद्देशीय परियोजना है। तो बेम्बनाद जो है ये एक आपको जो है लैगून झील है और ये भारत की सबसे लंबी झील है, ठीक ना, सबसे लंबी झील आपको मानी जाती है। और भारत की तो सबसे लंबी झील हुई है, तो इसके साथ केरल की भी सबसे बड़ी झील, केरल की सबसे बड़ी झील, ठीक ना, बड़ी झील आपको है। इसकी कुल लंबाई देखा जाए तो 94 किलोमीटर आपको इसकी कुल लंबाई है, ठीक। तो बेम्बनाद झील आपको केरल में स्थित है। इसे कहीं कहीं कोच्चि झील भी कहा गया है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे, तो इसकी स्थापना 1784 ईस्वी में आपको जो है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में आपको इसकी स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को इंडोनेशिया में क्या कहते हैं, तो आपको उत्तर भारत में झूम कहते हैं, उत्तर पूर्वी भारत में इसे झूम कहते हैं। और आपको लदांग जो है इंडोनेशिया में लदांग के नाम से इसे जाना जाता है। जबकि आपको जो है मैक्सिको पे मिल्पा, मैक्सिको में इसे क्या कहते हैं, तो मिल्पा के नाम से, वही रोको के नाम से जो है ये ब्राजील में जाना जाता है। ब्राजील में इसे रोको या रोका भी कहा जाता है, रोका, ठीक ना, रोका के नाम से ये ब्राजील में जाना जाता है। और वियतनाम में इसे रे के नाम से जानते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, तो मार्च 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार आपको जो है ये पारित हुआ, ठीक, ये जून 2005 में। और लागू कब हुआ, तो लागू बताइएगा कि 12 अक्टूबर जो है 2005 ईस्वी को सर्वप्रथम लागू हुआ। अब यह मौलिक अधिकार है, किस प्रकार का अधिकार है, तो मौलिक अधिकार आपको जो है और वजाहत हबीबुल्ला जो है, हबीबुल्ला ये आपको प्रथम अधिकारी थे, वजाहत हबीबुल्ला। नेक्स्ट, वैधानिक अनुसूची जिसमें मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो यह आपको 8वीं अनुसूची है और इसमें 22 भाषाएं हैं, ठीक ना। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। और आपको संविधान के प्रारंभ में आपको जो है प्रारंभ में कुल कितनी भाषाएं थी, तो 14 थी। बाद में सिंधी को जोड़ा गया, बाद में 3 और जोड़ा गया, फिर आपको 4 और जोड़ा गया, तो कुल आपको जो है 22 भाषाएं जो है ये बनी, ठीक। तो इस तरह से आप सबने देखा। नेक्स्ट, ऑर्डर करिए, अब ये अपनी संस्था की ओर से जबरदस्त तरीके से बुक लिखा गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के युग में राष्ट्रीय प्रायोजन का पक्षधर समाचार पत्र कौन था, तो ये लीडर समाचार पत्र था, मदन मोहन मालवीय, ठीक ना। मदन मोहन मालवीय द्वारा इसके आपको मदन मोहन मालवीय साहब द्वारा इसके शुरुआत की गई थी। ये 1910 ईस्वी में इलाहाबाद से प्रकाशित होता था, ठीक ना, इलाहाबाद से। और ये किस में होता था, तो अंग्रेजी में आपको इसका प्रकाशन किया जाता था। नेक्स्ट, किस संस्था ने खाद्य असुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन की मदद की पेशकश की है, तो ये आपको विश्व बैंक के द्वारा ये मदद की जो है राशि दी गई है। मधुमक्खी दिवस के रूप में किस तिथि को मनाते हैं, तो मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, एपी कल्चर के नाम से मधुमक्खी पालन को जाना जाता है। और ये किस तिथि को मनाया जाता है, तो बता दीजिएगा कि 10 मार्च को आपको मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस देश ने डेफ्लिक्स की आपको मेजबानी के
फ्रांस ने, स्पेन ने, ब्राजील ने या कनाडा ने, तब आप बताइएगा कि यह मेजबानी ब्राजील के द्वारा किया गया और ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में इसका आपको जो है मीटिंग हुई। ठीक, हाल ही में किसने नवदूत नामक बैटरी से चलने वाला डुअल मोड लोकोमोटिव विकसित किया है? तो पश्चिमी मध्य रेलवे ने, उत्तर मध्य रेलवे ने, दक्षिण मध्य रेलवे ने या सीआरपीएफ के द्वारा? तो पश्चिमी मध्य रेलवे के द्वारा आपको नवदूत के नाम से डुअल जो है के बैटरी वाला जो है रेल चलाया गया है। इससे 1000 लीटर प्रतिदिन आपको डीजल की बचत होगी। ठीक, तो इस तरह से शानदार तरीके से आप सबने जबरदस्त श्रृंखला को देखा। चलिए मिलते हैं, शुभ संध्या, आपका दिन मंगलमय हो। इन्हीं कामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।